हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। लास्ट क्लास में हमने बेसिकली ये डिस्कस किया था कि थ्रेट्स क्या होते हैं जो जो इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, एक ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। और हम इंडिपेंडेंस अपना टॉपिक कवर कर रहे थे क्योंकि हम बेसिकली ये देख रहे थे कि क्वालिटी कंट्रोल के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जो ऑडिटर को ध्यान में रखने होते हैं। एंड उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट वी कवर्ड थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस का मतलब समझा था, थ्रेट्स पढ़े थे, अलग अलग तरह के थ्रेट्स कवर किए थे। उसके बाद सेफगार्ड्स पढ़े थे कि क्या क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं किसी तरह थ्रेट्स को प्रिवेंट करने के लिए आने से पहले, या फिर थ्रेट्स को रोकने के लिए, ठीक है, स्टॉप करने के लिए और कॉम्बैट करने के लिए क्या क्या सेफगार्ड्स यूज करे जा सकते हैं थ्रेट्स को एलिमिनेट करने के लिए। तो उस बारे में बात की थी हमने एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म समझा था। अच्छा, कभी कभी हम लोग अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में ऑडिट जब करते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस अराइज होते हैं जब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ता है। और अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यानी कि क्वेश्चनिंग माइंड लेके ऑडिटर चलेगा तभी वो ऑडिट एविडेंस को अच्छे से ट्रेस आउट कर पाएगा। कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी तो उसे ढूंढ निकालेगा, भले ही इनहेरेंट रिस्क कितने भी क्यों ना हो ऑडिट में। मटेरियल मिसस्टेटमेंट में बेसिकली मतलब ये समझा जाता है कि अगर कोई ऑडिट हो रहा है किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो उसमें जो चीज रिपोर्ट हुई है, जो चीज मैनेजमेंट ने अकाउंट फॉर करी है वो, एंड जो चीज रिक्वायर्ड है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है और उसे रिकंसाइल करने की जरूरत है, उसे मैच कराने की जरूरत है। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट में बेसिकली ऑडिटर उस गैप को शॉर्टन करता है। किस गैप को? जो भी रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंटेशन जिस तरह का रिक्वायर्ड है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिस तरह का रिक्वायर्ड है, उसमें एंड जो चीज एक्चुअल में रिपोर्ट करी है, जो चीज एक्चुअल में अकाउंट फॉर करी है, जो चीज एक्चुअल में एज पर जो भी ट्रीटमेंट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स के हो गए, लाइबिलिटीज के हो गए, उस हिसाब से जो दिखाई गई है उसमें, और जो चीज होनी चाहिए थी, जो चीज रिक्वायर्ड थी, उसके डिफरेंसेस को, के गैप को कम करना, ये ऑडिटर का काम होता है। तो इसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बहुत रिक्वायर्ड होता है। और हमने कुछ एग्जाम्पल समझे थे कि कब कब हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करते हैं और हमें करना चाहिए। वो ऑडिटर का एक कॉन्शियंस है जो उसे आंसर करेगा कि दिस टाइम यू हैव टू एक्सरसाइज योर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, योर skills of being, too much interrogatory types, ताकि सामने वाले से क्वेश्चनिंग करता रहे और तब तक करता रहे जब तक उसे सेटिस्फैक्शन ना हो जाए। कंप्लीट ऑडिट एविडेंस जब तक नहीं मिलता है तब तक ऑडिटर पूछता है, जब तक वो फाइनली कंटेंट ना हो जाए। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि कैसे एक्सेप्ट करना है, क्लाइंट रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। और अगर कोई इंफॉर्मेशन जो पहले मिलनी चाहिए थी जिसकी वजह से ऑडिटर जो है वो, ऑडिट फर्म जो है वो ऑडिट को मना कर देते, तो अगर किसी पार्टनर को ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिसकी वजह से फर्म ऑडिट करने के लिए रिफ्यूज कर देती, तो उस इंफॉर्मेशन के बारे में सारे एंगेजमेंट पार्टनर से डिस्कस करना चाहिए, उस पर्टिकुलर एंगेजमेंट पार्टनर को जिसे इंफॉर्मेशन मिली है। रही बात SQC1 की, तो SQC1 का मैं बेसिक आइडिया बता दे रही हूँ क्योंकि ये अलग से आपका कवर्ड है जब हम एसेज पढ़ेंगे। तो SQC1 मींस एक तरह से जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, फर्म को चाहिए होती है एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले, जिससे असिस्टेंस मिलता है पार्टनर को
कि जो भी डिसीजंस हैं ऑडिट एंगेजमेंट से जुड़े हुए, उसे एक्सेप्ट करना, उसे कैसे कैरी आउट करना है, ऑडिट का प्रोसेस कैसे कैरी आउट करना है, तो वो सब डिसीजंस को ये इन्फ्लुएंस करता है। क्या इन्फ्लुएंस करता है? वो इंफॉर्मेशन जो एक ऑडिट फर्म लेती है एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले। किसी कंपनी का ऑडिट मिलता है आज एबीसी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, ये 6 पार्टनर्स की फर्म है और इसमें 3 पार्टनर्स एंगेजमेंट पार्टनर्स हैं, इनको बेसिकली असाइन हुआ है ऑडिट। तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले, अपॉइंटमेंट लेटर साइन करने से पहले ऑडिटर्स जो हैं, मतलब जो पूरी टीम है एंगेजमेंट टीम, वो इंफॉर्मेशन मांगेगी क्लाइंट से, कंपनी से जिसका ऑडिट होना है, जो उन्हें हेल्प करेगी कि हमें ऑडिट कैसे कैरी आउट करना है। तो वो बात होती है जो डिफाइंड है एसक्यूसी 1 में। ये क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स हैं और इस पे क्वालिटी कंट्रोल जो अभी हम लोग ने एलिमेंट्स पढ़े हैं ये उसमें कहीं ना कहीं कोट हुए हैं। तो अब क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो जो एंगेजमेंट पार्टनर्स को असिस्ट करती है, उसमें सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या क्या है? इंटेग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स, की मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑफ द एंटिटी। ठीक, उसके बाद वेदर एंगेजमेंट टीम इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट एंड हैज द नेसेसरी कैपेबिलिटीज, वेदर द फर्म एंगेजमेंट टीम कैन कंप्लाई विद एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स जो भी अराइज हुए होंगे। इसका मतलब ये है कि एसक्यूसी 1 में जो भी मैनेजमेंट है जो वहां का काम देख रहा है, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, यानी कि जो जैसे स्टेक होल्डर्स हो गए या जो शेयर होल्डर्स हो गए, जो जिनकी मेजर शेयर होल्डिंग है कंपनी में, एंटिटी में, वोटिंग राइट्स जो मेजरली होल्ड करते हैं, ठीक है, तो उनकी ऑनेस्टी ये बहुत इफेक्ट करती है ऑडिट एंगेजमेंट स्टार्ट करने से पहले, वो कितने ऑनेस्ट हैं। फिर एंगेजमेंट टीम जो है वो क्या उनके पास सारी कैपेबिलिटीज हैं ऑडिट करने के लिए, टाइम है, रिसोर्सेज हैं। अब पता चल रहा है कि कंपनी का ऑडिट जो है वो कम से कम 15 से 20 दिन रिक्वायर करेगा और जो हमारा एंगेजमेंट टीम का जो स्टाफ है, दैट इज आर्टिकल्स हो गए, सेमी क्वालिफाइड सीएज हो गए, सेमी क्वालिफाइड स्टाफ हो गए, सॉरी सीएज जो भी होंगे, फ्रेशर्स, वो जो जाएंगे उन्हें कम से कम ऑफिस की तरफ से 2 कार्स जाएंगी, डेली बेसिस में अप एंड डाउन करेंगे और जो कंपनी है उसकी लोकेशन थोड़ी आउटस्कर्ट एरिया में पड़ती है। तो इसमें मेनली टीम को इस पे फोकस करना होगा कि हमें कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करवाना है ऑडिट, क्या हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, टाइम है। 15 से 20 दिन हमारे आर्टिकल्स और ये जो बाकी स्टाफ है ये कम से कम लगभग से लगभग ये समझ लीजिए कि 3 से 4 घंटे मिनिमम, ये तो मिनिमम टाइम है, ठीक है, कभी कभी 6 से 7 घंटे भी लग जाएंगे ऑडिट कैरी आउट करने के लिए। तो क्या इतना टाइम ये सब स्पेयर कर पाएंगे उस पर्टिकुलर ऑडिट के लिए? क्योंकि अगर हम इनको इस पर्टिकुलर ऑडिट में असाइन करेंगे तो हमारे बाकी ऑडिट्स थोड़े से लेट खत्म होंगे। तो ये सब काम टीम को देखना पड़ेगा। फिर क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स को वो लोग फुलफिल कर पा रहे हैं और जो जो मैटर्स अराइज हुए हैं। अच्छा, ऑडिट शुरू करने से पहले क्या होता है ना, खास करके जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट्स होते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज के हो गए, किसी भी पीएसयू के हो गए, तो उसमें अब मान लीजिए किसी ऑडिटर को इस बार नए ऑडिटर को असाइन हुआ, ठीक है, कूलिंग पीरियड होता है, वो खत्म होने के बाद ऑडिटर्स, क्योंकि फर्म ऑफ ऑडिटर्स होती है, फर्म ऑफ सीएज होती है, वो कुछ टाइम पीरियड के बाद चेंज होती रहती है, रोटेशन होता है ऑडिटर्स का भी। पीएसयूज के ऑडिट्स में इम्पैनलमेंट होते हैं। तो ऑडिट जब असाइन हुआ किसी फर्म को, नया ऑडिट मिला उस नई फर्म को, तो उन्होंने सबसे पहले क्लाइंट से कहा कि हमें प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट दिखाइए, प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट दिखाइए। फिर आपके यहाँ जितने भी इंटरनल ऑडिट्स होते हैं मंथली बेसिस में, क्योंकि वो अलग ही टीम ऑफ ऑडिटर्स करती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट की टीम अलग होती है, इंटरनल ऑडिट की अलग, कॉन्करेंट की अलग,
ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के जो भी अब नए नए ऑडिट्स आ गए हैं उसकी टीम अलग। तो अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो कहेगा कि जो भी इंटरनल ऑडिट होता है इस पर्टिकुलर कंपनी का हर मंथली बेसिस में, उसकी हमें लास्ट 3 महीने की रिपोर्ट चाहिए। प्रीवियस ईयर जो स्टैट्यूटरी ऑडिट हुआ था उसकी भी रिपोर्ट चाहिए। तो प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट देके वो उसके इम्प्लीकेशंस निकालते हैं, वो उसे एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या फर्दर हमें जब अभी ऑडिट कैरी आउट करना है इस साल का, तो हम क्या क्या बेस लेके चलें जो हमें इजीली गाइड कर पाए कि ऑडिट स्टार्ट कैसे करना है, क्या क्या एरियाज कोर हैं, क्या क्या वीक हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल थोड़ा वीक है वहाँ ज़्यादा ध्यान देना है, और पिछली बार क्या क्या ऑब्जर्वेशंस निकाली है ऑडिट टीम ने उसे भी एनालाइज करना है। उस हिसाब से मैनेजमेंट ने कैसे रिएक्ट किया है उस पर, तो वो सब चीज़ें देखनी है। इसके अलावा वी हैड स्टडीड ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छा, यही क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट्स हम पढ़ रहे थे। फिर हमने ह्यूमन रिसोर्सेज देखा कि फर्म बहुत सारी पॉलिसीज बनाए, प्रोसीजर्स बनाए कि हमारा पर्सोनल कैसा होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड हमने कुछ इश्यूज डिस्कस किए थे। उसके बाद बात करी थी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की, कि जो भी पॉलिसीज प्रोसीजर्स डिज़ाइन हो वो ऐसी हो, वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो, रिक्वायरमेंट्स जो भी लीगल हैं उनके अकॉर्डिंग हो, और उसके बाद ही वो कैरी आउट हो, इनिशिएट हो। तो ऐसी कुछ बात हुई थी। तो उसमें हमने कुछ मैटर्स डिस्कस करने थे, वो हम बात कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक पे हम थे ही और इसी में हमें आगे प्रोसीड करना था। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में कुछ मैटर्स की बात करी हुई है। पॉलिसीज प्रोसीजर्स तो हमने देख लिए। मैटर्स की बात यह है कि हाउ एंगेजमेंट टीम्स आर ब्रीफ्ड ऑन एंगेजमेंट टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क। यानी कि इसमें अगर हम देखें तो ये बात हो रही है कि टीम्स को सबसे पहले बताना पड़ेगा कि अब जैसे कोई भी ऑडिट स्टार्ट होने से पहले आप क्या करते हैं। जैसे आपकी एक सीए फर्म है, आप मेन पार्टनर जो सारा काम देखते हैं उस पर्टिकुलर ऑफिस का, और उसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं, मान लीजिए 6 to 7 आर्टिकल्स हैं, सेमी क्वालिफाइड स्टाफ भी है। तो अब कोई ऑडिट असाइन होने से पहले, जैसे आपको पता है कि ये ऑडिट हमें मिलने वाला है, तो आपने पहले ही उस ऑडिट के बारे में, उस कंपनी के बारे में थोड़ी ब्रीफिंग शुरू कर दी, इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया अपने स्टाफ के लोगों को, सेमी क्वालिफाइड हैं, जो सीएस भी हैं, फ्रेशर्स या जो आर्टिकल्स हैं, ठीक। तो उस बारे में बात करिए यहाँ पे, ठीक। अब उसके अलावा प्रोसेसेस कैसे शुरू करना है, कंप्लाई करना है स्टैंडर्ड्स को। फिर स्टाफ को थोड़ी ट्रेनिंग देना। अब जैसे ऑडिट मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है, आज 25 जुलाई है, तो मान लीजिए 31 से शुरू होना है, ठीक है। तो अगर 31 से शुरू होना है, 31 जुलाई से ये डेट है, ठीक है। अब आज 25 है, तो आपने 26 जुलाई से 30 तक ट्रेनिंग सेशंस शुरू करिए। अपने ही ऑफिस में ट्रेनिंग सेशंस देना शुरू किए, और उसमें बेसिकली किस किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है, किसको ट्रेन करने के लिए, स्टाफ को। जो एंगेजमेंट टीम रहेगी ना, जो कंपनी का ऑडिट करने जा रही है, उसको ट्रेन करने के लिए आपने ट्रेनिंग सेशंस रखे पूरे हफ्ते भर के। उसमें आपने बताया कि क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंटेशन हो, ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनाना, पॉलिसीज कैसे फॉलो करना, कंपनी की पॉलिसीज देखना, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। फिर उसके बाद आपने ये भी लिखा कि हर एक आर्टिकल की रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी, रिपोर्ट्स ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। ये जैसे मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, अपनी फर्म का एक रूल बना लिया कि हर 5 दिन में, या 5 दिन छोड़िए, हर 3 दिन में आर्टिकल्स को अपनी रिपोर्टिंग देनी होगी कि उन्होंने क्या क्या काम किया, और हर एक आर्टिकल को इंडिविजुअली बताना होगा। तो ये सब चीजें हैं।
ये सब चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में। किस तरह से हम अपनी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को अच्छे से प्रेजेंट कर सकें ऑडिट करते टाइम, उसमें अगर कोई गलतियां हो रही हैं, डेविएशंस हो रहे हैं, तो उसे इम्प्रूव भी कर सकें। तो ऐसी पॉलिसीज फर्म बनाए। ये चीज फर्म के हाथ में होता है कि वो अपने स्टाफ की, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज की परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर रही है। ये पूरी पूरी डिपेंडेंसी होती है ऑडिट फर्म पे। क्लाइंट कुछ नहीं करेगा, फर्म को ही ट्रेन करना पड़ेगा, फर्म को पॉलिश करना पड़ेगा अपने स्टाफ को। उसके बाद बात हुई थी मॉनिटरिंग की। अच्छा, अब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बता दिए, कैसे परफॉर्मेंस होना है, कैसे वर्क इनिशिएट होगा, कैसे प्रेजेंट होगा, कैसे रिपोर्टिंग होगी। अब फर्म में जो पार्टनर्स हैं उनका मेन काम क्या है? आर्टिकल्स अभी बच्चे हैं, थोड़े केयरलेस हो सकते हैं, इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, मॉनिटर करना है उन्हें। तो फर्म ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे वो मॉनिटर कर पाए उनके काम को, अपने स्टाफ के काम को। फर्म का ऐसा क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए कि वो जितने भी एंगेजमेंट्स हैं उसके पास, ऑडिट एंगेजमेंट्स जिसमें वो पार्टनर्स themselves they are not involved, they are not actively participating in that, but they have assigned their articles, their semi qualified people, even fresher CAs to accomplish their tasks, और उसमें उन्हें मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। जैसे पीरियोडिक इंस्पेक्शन कर लिया, अब सेमी क्वालिफाइड स्टाफ है तो वो जो जैसे जैसे वर्क कैरी आउट कर रहे हैं, बीच में किसी दिन जो मेन पार्टनर है, एंगेजमेंट पार्टनर है, वो साइट विजिट करके आ गया और उसने डायरेक्ट क्वेश्चनिंग कर ली। किससे? उस सेमी क्वालिफाइड स्टाफ से, या आर्टिकल से पूछ लिया डायरेक्टली कि आपने अभी तक ऐसे ऐसे वर्किंग करी, क्या ये सही है? अच्छा, इसमें आपको क्या आउटकम्स मिले? अच्छा, आपने क्या लूप होल्स निकाले, क्या क्या गलतियां निकाली? तो वो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, मॉनिटर करने के लिए, कि देखने के लिए कि सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसमें इस चीज का पर्पस क्या होता है? इस चीज के लिए अगर हम बात करें मॉनिटरिंग की, तो मॉनिटरिंग के 3 मेन पॉइंट्स इसमें मेंशन्ड हैं जो इसके पर्पस के तौर पे इनको बोला जाता है कि ये इसका मेन पर्पस है। पहले तो ये फर्म में जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो ये इंश्योर करता है कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो हो रही हैं कि नहीं। टीम तो अपना काम कर रही है, लेकिन क्या वो सारे लॉस को कंसिडर करते हुए ऑडिट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स को कंसिडर करते हुए ऑडिट करें? क्योंकि मैनेजमेंट को ना तो स्टैंडर्ड्स की नॉलेज है, ना लॉस की नॉलेज है। तो ये चीज ऑडिट स्टाफ देख रहा है, और उस ऑडिट स्टाफ को मॉनिटर करने के लिए एंगेजमेंट पार्टनर बनाए हुए हैं जो पूरी तरह से उन पे नजर रखे हुए हैं। और इसके अलावा क्या बात करी है? इसके अलावा करी है वेदर द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इज अप्रोप्रिएटली डिजाइन्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम उस पर्टिकुलर क्लाइंट का डिजाइन है, फिर फर्म्स की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज अप्लाई हुई हैं, सो दैट रिपोर्ट्स दैट आर इशूड बाय फर्म आर एप्रोप्रिएट। अब काम तो सारा स्टाफ कर रहा है, मॉनिटर कौन कर रहा है? एंगेजमेंट पार्टनर। अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये एबीसी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है, और इसमें जो हैं 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी। ये जो हैं ये एंगेजमेंट पार्टनर्स हैं। अब ये मॉनिटर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मॉनिटर। किसको मॉनिटर कर रहे हैं? अपने स्टाफ को। स्टाफ में कितने लोग हैं? 15, जिसमें से 5 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, और मान लीजिए 7 जो हैं वो सेमी क्वालिफाइड हैं, सेमी क्वालिफाइड हैं, और इसके अलावा 3 जो हैं वो फ्रेशर सीएज हैं, फ्रेशर सीए हैं। तो इन सबकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? इन इन 15 लोगों की मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? ये चारों लोग कर रहे हैं, ABCD जो एंगेजमेंट पार्टनर्स हैं। ये पूरी तरह से अपने स्टाफ को मॉनिटर कर रहे हैं,
ये देख रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो हमने इन्हें ट्रेन किया था जिस चीज के लिए, वो मेरा स्टाफ फॉलो कर रहा है एंगेजमेंट्स में, ऑडिट एंगेजमेंट्स में, और पॉलिसीज प्रोसीजर्स फॉलो कर रहा है ताकि जो भी रिपोर्ट इशू हो वो एप्रोप्रिएट हो हर सर्कमस्टांस में, स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है, लॉज और रूल्स फॉलो कर रहा है। ये सब देखने के लिए ये मॉनिटर कर रहे हैं। इसके बाद का जो टॉपिक था, अब क्योंकि ये एंड हो गया है क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट्स वाला टॉपिक, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। तो प्री कंडीशंस क्या बोलती हैं? अगर हम प्री कंडीशंस की बात करें तो प्री कंडीशंस मतलब एक बार ऑडिट शुरू करने से पहले क्या क्या कंडीशंस फॉलो एक बार कर ली जाएं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, एज पर एसए 210। अब यहाँ फिर से एसए का रेफरेंस दिया गया है। हर एक चैप्टर में आपको कोई ना कोई एसए का रेफरेंस मिलेगा। अभी जितने भी चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे ऑडिट में, सब में एसए का कोई ना कोई एसए का रेफरेंस मिलेगा। प्री कंडीशंस में ये ऐसे यूज हो रहा है, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स, क्योंकि ऑडिट एंगेजमेंट से जुड़े हुए एसेज हैं जो बात करते हैं एंगेजमेंट पार्टनर के काम की, टीम के काम की, किस तरह से एक्शन रिपोर्टिंग करनी है। अब प्री कंडीशंस का मतलब the use by management of an acceptable financial reporting framework in the preparation of financial statements and agreement of management and where appropriate those charged with governance to the premise on which an audit is conducted। मतलब क्या हुआ इस पूरे स्टेटमेंट का, और उसी को इन लोगों ने डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, उसी को डायग्रामेटिकली भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, मैनेजमेंट जिस तरह का अकाउंटिंग कर रही है, ठीक है, जिस तरह का रिपोर्टिंग कर रही है और जो भी डिस्क्लोजर्स कर रही है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कितने असेट्स हैं मेरी, कितनी लाइबिलिटीज हैं, उस हिसाब से मेरा क्या प्रॉफिट लॉस निकल रहा है, ठीक है, कितने खर्चे हैं, इनकम्स कितनी इस साल एडअप हुई हैं, पिछले साल से इस साल क्या इंक्रीमेंट हुआ है। तो उसमें जितनी जितनी रिपोर्टिंग मैनेजमेंट कर रही है, उसके अलावा दो चीजें इसमें लिखी हैं। एक तो यूज बाय मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट ने जो फ्रेमवर्क यूज किया है, जो तरीके यूज किए हैं अपना फाइनेंसेस को बनाने के लिए, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए, स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, एंड अग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट जो अपनी कंसेंट दे रहा है, अपनी अफर्मेशन दे रहा है टू द प्रीमाइस ऑन विच एन ऑडिट इज कंडक्टेड, ठीक है, एक तो बना भी रहा है और अफर्मेशन भी दे रहा है, अपना कंसेंट भी दे रहा है जहां पे ऑडिट कंडक्ट हो रहा है। और मैनेजमेंट ही नहीं, दोज चार्ज विद गवर्नेंस भी इसमें आ जाएंगे। अब दोज चार्ज विद गवर्नेंस कौन हुए? अगर बात करें हम दोज चार्ज विद गवर्नेंस की, तो वो होता गया है, मैनेजमेंट जो है वो सारे काम को सुपरवाइज करती है। मैनेजमेंट क्या करती है? सुपरवाइज करती है जो भी एंटिटी में काम हो रहे हैं। जैसे कि अब एम्प्लॉयज जो हैं उन्हें देखना, उन्हें डायरेक्शंस देना, सुपरवाइज करना, डायरेक्शंस देना किसे? एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को, एंटिटी के, ठीक। तो ये हो गए मैनेजमेंट। जैसे कि मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट है, उसके एम्प्लॉयज हैं, तो परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड है वो सुपरवाइज कर रहा है अपने परचेज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को, उससे भी रिलेटेड फैक्ट्री वर्कर्स को। और मैनेजमेंट से ऊपर कौन आता है? मैनेजमेंट से ऊपर आते हैं TCWG। TCWG मतलब दोज चार्ज विद गवर्नेंस। TCWG जो है वो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जितने भी होते हैं एंटिटी के, वो लेते हैं और मैनेजमेंट पे पूरी नजर रखते हैं, मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं, मैनेजमेंट को डायरेक्शंस देते हैं।
तो अब कोई भी, अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं और उसमें कोई भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन, यानी कि कोई नया इन्वेस्टमेंट करना है, कोई मर्ज करनी है किसी दूसरी कंपनी से, या अमालगमेशन करना है, ठीक है, तो इस टाइप के डिसीजंस हो गए। जैसे कोई बहुत बड़ा एसेट एक्विजिशन करना है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, तो इस टाइप के डिसीजंस टीसीडब्ल्यूजी लेते हैं। और टीसीडब्ल्यूजी में अब जैसे जियो का जैसे इंट्रोडक्शन हुआ, तो वो एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, कंपनी को फायदा हुआ उससे, तो वो टीसीडब्ल्यूजी ने दिया, ठीक है, वो मुकेश अंबानी जी ने दिया। अब मैनेजमेंट जो है वो सारे डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मैनेजर्स होते हैं और वो अपने लेवल पे अपने ही एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करते हैं। तो प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट में, प्री कंडीशंस एस्टैब्लिश करने के लिए ऑडिटर को दो चीजें इसमें लिखी हुई हैं, वो देखनी पड़ती हैं। ए बी, हाँ, दो ही पॉइंट्स इसमें मेंशन्ड है। पहला, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अच्छा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो वो क्या होता है? देखो, अगर एफआरएफ की बात की जाए तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एक्ट या लॉ के तहत एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है, जैसे बैंक्स, तो बैंकिंग कंपनीज का एक्ट अलग होता है, इंश्योरेंस कंपनीज का एक्ट अलग होता है, और अगर हम जेनरिक बेसिस में देखें तो कंपनीज रजिस्टर होती हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। तो वो लॉ अलग अलग कंडीशंस बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे डिस्क्लोज करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, इंफॉर्मेशन को कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो डेटा को ऑर्गेनाइज करके कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बाद डिस्क्लोज कैसे करना है, और प्रेजेंट कैसे करना है स्टेक होल्डर्स के सामने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। तो वो सब वो पर्टिकुलर एक्ट में मेंशन्ड होता है, जिस एक्ट के तहत वो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर होती है। जैसे कोई भी कंपनी है, एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है, तो वो कंपनीज एक्ट के तहत जो भी रिक्वायरमेंट्स है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, वो उसे फुलफिल करेगी कि कौन से स्टैंडर्ड्स कैसे फॉलो होने हैं, फॉर्मेट क्या होना चाहिए बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का। जैसे शेड्यूल 3 होता है, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का एक फॉर्मेट होता है, कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होना है, तो उसका एक अलग फॉर्मेट है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीजें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कवर्ड है, ठीक है। तो अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में ऑडिटर को ये देखना है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब वो किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा है तो वो देखे कंपनीज एक्ट के अंडर जो भी रिपोर्टिंग जैसी रिक्वायर्ड है उस तरह से क्लाइंट ने करी है, उस पर्टिकुलर कंपनी ने करी है। और दूसरी चीज, मैनेजमेंट से अग्रीमेंट ले लें, मैनेजमेंट से एक अफर्मेशन ले ले कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी है। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की, फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, इंटरनल कंट्रोल की, और तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं उस कंपनी के, उसका पूरा एक्सेस दिया जाए, कंट्रोल दिया जाए। एंड दूसरी चीज, जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर मांगेगा तो वो हर तरह से ऑडिट को सपोर्ट करने के लिए उसे दी जाए। तो ये बात हुई है प्री कंडीशंस की। और इसमें एक पॉइंट और है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्संस विद इन द एंटिटी, यानी कि ऑडिटर जब भी चाहे तो वो अगर इंटरैक्शन करना चाहे किसी भी एम्प्लॉय से, किसी भी मेंबर ऑफ स्टाफ से, तो उसे उससे इंटरैक्ट करने का, कम्युनिकेट करने का, एविडेंस लेने के पर्पज से अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट ये ना कहे कि नहीं, हम आपकी बात इनसे नहीं करवा सकते या हम उनसे नहीं करवा सकते। तो ये है प्री कंडीशंस, ये है प्री कंडीशंस। प्री कंडीशंस तब अराइज होती हैं, प्री कंडीशंस को एस्टैब्लिश करने की इसमें बात करी है, तो प्री कंडीशंस का मकसद क्या है? प्री कंडीशंस बिठाने के लिए
क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। पहले तो ऑडिटर ये देख ले कि जो भी फ्रेमवर्क मैनेजमेंट ने फॉलो किया है, जिस तरह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करी है, भले ही कंपनी हो भले ही कोई भी एंटिटी हो, वो एक्सेप्टेबल है, वो सही है। और मैनेजमेंट से एक उसका कंसेंट ले ले कि उसने उसमें लिखा हो कि उसने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, इंटरनल कंट्रोल को भी अच्छे से देखा है और हर तरह की इंफॉर्मेशन ऑडिटर को दे। यहाँ तक कि ऑडिटर अगर उससे कहे कि मुझे इस पर्सन से बात करनी है, इंटरैक्शन करना है, तो वो उसके लिए कभी मना ना करे, एक्सेस दे पूरा पूरा। तो ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि ऑडिट की प्री कंडीशंस हैं, ऑडिटर को ये फैक्टर्स फॉलो करने होंगे। और प्री कंडीशंस हैं क्या? प्री कंडीशंस ये हैं कि मैनेजमेंट ने सही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का यूज किया हो और वो उससे अग्री करता हो। सिर्फ मैनेजमेंट ही अग्री ना करता हो, जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस हैं TCWG, वो भी अग्री करें उस प्रेमाइसेस में जहां पे ऑडिट हो रहा है। तो इस प्री कंडीशन में एक टर्म यूज हुआ है एक्सेप्टेबल। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैनेजमेंट यूज कर रहा है FRF, वो सही है कि नहीं, इसलिए वर्ड यूज हुआ है एक्सेप्टेबल और तभी ये प्री कंडीशन में आता है। मैनेजमेंट ने यूज किया है एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो कि रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग। दैट इज व्हाई दे आर स्ट्रेसिंग अपॉन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी कि उस एक्ट में वो रिक्वायर्ड है। मतलब कंपनीज एक्ट है तो उसमें रिक्वायर्ड है, इंश्योरेंस एक्ट है तो उसमें रिक्वायर्ड है, और फिर वो उसे अग्री भी कर रहा है। तो प्री कंडीशंस एस्टैब्लिश करने के लिए ऑडिटर देखे कि FRF सही है, एक्सेप्टेबल है एक्ट के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट ने हर एक अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, इंटरनल कंट्रोल देखने के लिए, और उसे हर तरह का एक्सेस दे सारे डॉक्यूमेंट्स का, उसकी हर बात का आंसर दे। ऑडिटर जिससे बात करना चाहे एविडेंस लेने के लिए, वो उसे उससे बात करने के लिए पूरा एक्सेस दे, कोई भी कंट्रोल्स ना लगाए मैनेजमेंट। ये है प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट। समझ आया आप सबको? अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। अग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स एंड रेकरिंग ऑडिट्स। ठीक है, तो अग्रीमेंट यानी कि इट इज, जैसे इसमें बोल्ड लाइन में क्या लिखा हुआ है कि इट इज इंपॉर्टेंट बोथ फॉर ऑडिटर एंड क्लाइंट दैट ईच पार्टी शुड बी क्लियर अबाउट नेचर ऑफ एंगेजमेंट। देखिए, ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट शुरू करने से पहले जैसे अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उसमें ड्यूटीज स्कोप डिफाइंड हो, ऑडिटर उसे रिटन में एक्सेप्ट करे अपने सिग्नेचर्स के साथ, क्योंकि ओरल अग्रीमेंट्स जितने भी होते हैं वो वॉइड हो सकते हैं, उसमें वैलिडिटी का इशू फंसता है, वो इतने वैलिड नहीं समझे जाते हैं जितने रिटन होते हैं। तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर की बात इसमें करी गई है। एक तो ऐसे 210 का यहाँ पर फिर रेफरेंस दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे, ये आपको आगे चल के मिलेगा भी। The ICI has used SA 210 agreeing the terms of audit engagement on this subject. It is in the interest of both auditor and client to issue an engagement letter so that possibility of misunderstanding is reduced to a great extent. तो audit engagement letter, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर सबसे पहले जब इशू हो जाता है, क्योंकि वो राइटिंग में रहता है, उसमें क्या मेंशन होता है? स्कोप ऑफ वर्क, क्या वर्क होना है। ऑडिटर और क्लाइंट के लिए, दोनों के लिए जरूरी है, और ये ऑडिटर भेजता है क्लाइंट को, ऑडिटर सेंड करता है क्लाइंट को। ठीक, पार्टनरशिप फर्म्स के केस में पार्टनरशिप डीड से ही ऑडिटर का अपॉइंटमेंट तय होता है। ठीक है, क्योंकि अब कंपनीज में तो हमें पता है कि मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स हैं, और उसमें रोटेशन भी होते रहते हैं, तो ऑडिटर का स्कोप डिफाइन हो जाता है।
पार्टनरशिप्स में, लेकिन पार्टनरशिप डीड से होता है। जब अकाउंटेंट जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसे अप्रोच किया जाता है कोई असाइनमेंट के लिए, कोई फर्म या पार्टनर उसे अप्रोच करती है, तो उसे पहले क्लियर आइडिया ले लेना चाहिए कि किस तरह की सर्विस रिक्वायर्ड है, ठीक है। और फिर उसको जो है पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि उसका अपॉइंटमेंट वैलिड है कि नहीं। तभी इसमें कह रहे हैं कि पार्टनरशिप में थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, क्योंकि अब पार्टनरशिप फर्म है, अब कोई भी फर्म, पार्टनर्स की फर्म है एक, ठीक है, ट्रेडिंग कंसर्न है, तो उन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अप्रोच किया, कहा कि आप मेरा ऑडिट कर दीजिए, टर्नओवर भी हमारा 5 से 10 करोड़ के बीच में रहता ही रहता है, तो उसे अभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हम कर देंगे आपको ऑडिट। सबसे पहले तो वो उसके पूरे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, जो मैंने SQC1 की भी बात की थी, जैसे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन ले, थोड़ा सा उनसे उनके सर्विस के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में पूछे, किस तरह का बिजनेस है, अच्छा इंटर स्टेट होता है, अच्छा कितना टर्नओवर है, अच्छा आपके GST रिटर्न्स कैसे जाते हैं, अच्छा टैक्स ऑडिट होता है, भला एक्सपेंसेस खर्चे कितने दिखाते हैं, प्रॉफिट कितना शो करते हैं, ठीक, बिलिंग कैसे होती है। तो ये सब चीजें जब ऑडिटर एक बार पूछ के आइडिया ले लेगा ना, तब जाके वो समझ पाएगा कि हाँ ये ऑडिट करना सही है मेरे लिए कि नहीं, उसके बाद वो अपॉइंटमेंट को अपनी एक्सेप्ट करे। क्योंकि कई कबार ऐसा होता है, जैसे पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है और पार्टनर अप्रोच कर रहा है, ओरली बात हुई, ऑडिटर ने भी हाँ कर दिया, डीड में लिखा नहीं है, बाद में दूसरे ऑडिटर को पता चला तो अब उसने ये क्वेरी रेज कर दी कि डीड में तो डिफाइंड नहीं है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होना है, और फिर यहाँ पे अपॉइंट हो रहा है, कैसे डिस्कशन हुआ, कुछ रिटन में तो है ही नहीं ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, तो इसी वजह से, ठीक है। तो ऑडिटर जो है वो सारे एंगेजमेंट के टर्म्स अग्री कर ले, पढ़ने के बाद, समझने के बाद, और एंगेजमेंट लेटर में उन टर्म्स को लिख ले। अब जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर होगा, उससे क्या चीज इजी हो जाएगी, उसमें सारे टर्म्स लिखे रहेंगे, ठीक है, उसमें एंगेजमेंट के टर्म्स लिखे रहेंगे कि क्या क्या रहने वाला है, तो उससे क्या होगा, बड़ा इजीली ऑडिट कैरी आउट हो सकता है। तो अगर एंगेजमेंट के टर्म्स पता हो जाएंगे ना, और एंगेजमेंट के टर्म्स रिटन में मेंशन होंगे, तो वो ज्यादा वैलिड लगेंगे, ठीक। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि ऑडिटर तो सबसे पहले अग्री करेगा, और अग्री टर्म्स जो हैं वो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में या जो भी सूटेबल फॉर्मेट है उसमें लिखा रहेगा, यहाँ पे जैसे मेंशन्ड है, और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहेंगी, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेमवर्क, FRF की भी बात करिए यहाँ पे, है ना। उसके बाद रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट्स टू बी इशूड बाय ऑडिटर, and statement that may be circumstances in which a report may differ from its expected form and content। इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमें ये तो समझ आ गया कि ऑडिट का स्कोप, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ऑडिटर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाएगा, मैनेजमेंट की तरफ से क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल सही वाला है कि नहीं वो देखना। अच्छा, कोई भी ऑडिटर अगर रिपोर्ट इशू करेगा, उसका फॉर्म या कंटेंट क्या होना चाहिए, उसका वो डिटेल देगा, और स्टेटमेंट भी देगा अगर कोई फॉर्म और कंटेंट में डिफरेंस हो तो ये सब चीजें एक डिफाइंड एंगेजमेंट लेटर में होंगी, डिफाइंड एंगेजमेंट लेटर में मेंशन्ड होंगी, या किसी रिटन फॉर्मेट में। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको जरूर याद रखिएगा कि अग्री टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी एंगेजमेंट लेटर की होती हैं, जिसमें ऑडिटर और मैनेजमेंट दोनों अपनी कंसेंट प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जो कि ऐसे 210 में भी जिसका रेफरेंस दिया गया है। तो ये कुछ बात है
अग्रीइंग ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स की, जिसमें हमारे SA 210 का भी रेफरेंस दिया गया है। ठीक, तो इसको आप समझ गए कि दोनों, पहले ऑडिटर भी अपना पूरा स्कोप चेक करेगा, पूरे सर्विस और प्रोफेशन या बिजनेस कंसर्न के बारे में जानेगा, फिर एक्सेप्ट करने से पहले एंगेजमेंट लेटर के टर्म्स डिफाइंड होंगे, रिटन होंगे, उसे पढ़ेगा, उसमें उसके स्कोप के बारे में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, FRF के बारे में, रिपोर्ट के फॉर्म एंड कंटेंट के बारे में लिखा होगा, और उसके बाद वो एक्सेप्ट करके अपना ऑडिट शुरू कर देगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद क्या मेंशन्ड है? रेकरिंग ऑडिट्स। अच्छा, अगर रेकरिंग ऑडिट्स का मतलब क्या है? किसी क्लाइंट का ऑडिट पहली बार जैसे किसी फर्म को मिला, अब फर्म है XYZ, ठीक है, एक CA फर्म है, एक CA फर्म है XYZ एंड कंपनी, तो इन्हें ऑडिट मिलता है, जैसे मान लीजिए श्यामलाल एंड एसोसिएट्स का, ठीक है, ये है ट्रेडिंग कंसर्न और ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, तो पहली बार ऑडिट मिला है। अब रेकरिंग ऑडिट्स का मतलब पहले ईयर का ऑडिट हो गया, अब दूसरे ईयर का ऑडिट भी इन्हीं को ही दिया गया है। अब ये जो क्लाइंट है, इसने बोल दिया है अपने CA से कि अब हमारा ऑडिट आप ही किया करिए। अब कंपनी तो है नहीं कि रोटेट होता रहे, PSU तो है नहीं, प्राइवेट कंपनी का भी रोटेशन नहीं होता है, मेनली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म में रोटेशन होना नहीं है ऑडिटर का, दूसरे साल भी यही ऑडिट मिल गया। तो अब क्या, जैसे पहली बार ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स इतने ध्यान से पढ़े थे, समझे थे, कंसर्न के बारे में समझा था, बिजनेस के बारे में समझा था, उतना ही टाइम क्या दूसरे साल भी उस CA को लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। जब फर्स्ट ईयर उसने पूरा बिजनेस को एनालाइज कर लिया है, दूसरे साल वो ऑडिट करेगा, नो डाउट, लेकिन बिजनेस को एनालाइज करने में जो टाइम गया था पहले साल में, वो नेक्स्ट ईयर नहीं जाएगा। और ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में जो उसके टर्म्स, जो चीजें डिफाइन हुई थी, वो फिर से दोबारा से सेकेंड ईयर में डिफाइन नहीं होंगी। हाँ, कोई भी चेंजेस होंगे जो ऑडिट एंगेजमेंट में, या एंटिटी को, उस बिजनेस को किसी चीज के लिए रिमाइंड कराना है ऑडिटर को, तो वो चीजें इंक्लूड होंगी, ठीक है। वो ऑडिटर के ऊपर है कि वो नया एंगेजमेंट लेटर बनवाए। वैसे नया एंगेजमेंट लेटर दूसरे तीसरे ऑडिट में नहीं बनता है, पहले साल में बन गया, तो अगर मान लीजिए दूसरे साल में कोई रिवीजन होना है, कोई मॉडिफिकेशन होना है, तो कोई फैक्टर्स ऐसे हैं जो जिनकी वजह से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को बदलना पड़ रहा है, तो फिर उसे चेंज किया जाता है। कौन से हैं वो फैक्टर्स? वो ये मेंशन्ड है, ये है वो फैक्टर्स, जैसे एनी इंडिकेशन दैट एंटिटी मिसअंडरस्टैंड्स द ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ ऑडिट। अब श्यामलाल एंड एसोसिएट्स से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई स्कोप समझने में, ऑडिट कैसे होना है, उन्हें तो पता ही नहीं था, उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं, तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो वो हमने एंगेजमेंट लेटर में लिख दी। या ऑडिट एंगेजमेंट के कोई नए टर्म्स हैं, या मैनेजमेंट में चेंज हुआ है, मान लीजिए श्यामलाल एंड एसोसिएट्स में 6 पार्टनर्स थे, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, एक पार्टनर रिजाइन कर गया, या एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो मैनेजमेंट में कुछ चेंज हुआ, या फिर ओनरशिप में चेंज हुआ, या फिर मान लीजिए एक पार्टनर का 20% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 35% हो गया, या मान लीजिए एंटिटी के साइज में कोई चेंज हो गया, पहले साल टर्नओवर था 5 करोड़, इस साल बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स करे हैं, असेट्स एक्वायर किए हैं, टर्नओवर भी 8 करोड़ हो गया है। या कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स, मान लीजिए इस साल कोई केस चल रहा है किसी कंपनी का उस पर्टिकुलर फर्म पे, कोई स्यूट फाइल किया गया है, ठीक, तो मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से कंपनी, इस पर्टिकुलर फर्म की लाइबिलिटी बढ़ी है, तो वो आ जाएगी इसमें। या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, उन्हें प्रेजेंट करने में या डिस्क्लोज करने में कोई चेंज हुआ है, तो वो एंगेजमेंट लेटर में मेंशन किया जाएगा।
तो फिर वो रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर बनाया जाएगा दूसरे साल या तीसरे साल, मान लीजिए कोई ऐसे चेंजेस होते हैं तो ही, नहीं तो जो पुराना एंगेजमेंट लेटर है वही एक्टिव रहेगा। ठीक, तो ये मतलब है रेकरिंग ऑडिट्स का। ठीक, और इसके अलावा इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया है, वो हम देख लेते हैं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल है कि आर एन कंपनी कोई सीए फर्म है, इन्होंने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अपने चेंज नहीं करे हैं, अपने क्लाइंट से जो ऑब्टेन किए थे 5 साल तक, 5 साल हो गए हैं और चेंज नहीं किए हैं एंगेजमेंट टर्म्स, जबकि उन क्लाइंट्स के बिजनेस में चेंजेस हुए हैं और उनके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में चेंज हुए हैं। तो अब इसमें आपको आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि इसमें क्या रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है elucidate the circumstances that may warrant the revision of terms of engagement। तो अभी मैंने जो इसमें आपको ये पॉइंट्स कवर कराया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट्स प्लीज इसे जरूर लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कोई केस स्टडी दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करना पड़ सकता है। जैसे ये केस स्टडी दी है इलस्ट्रेशन में, तो आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, आंसर ऐसे बताना है। सबसे पहले तो ऐसे का रेफरेंस देंगे जब आप, तो आंसर में क्वालिटी आएगी। पहले आप लिखेंगे एज पर ऐसे 210 द ऑडिटर मे डिसाइड नॉट टू सेंड अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और राइट एनी अदर अग्रीमेंट which is required, but there are factors that make it appropriate to revise the terms of audit engagement। और वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो ये फैक्टर्स हैं जो आपको कोट करने होंगे। तो ये फैक्टर्स कोट करने होंगे उसमें। ठीक, इसी के साथ आपका ये टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे बात करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो, क्वेरी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स पर लिख के भेजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज विद द नेम CA ज्योति ट्यूटोरियल्स, जिसमें आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी कोई भी क्वेरी हो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम अपना इसके आगे कवर अप करेंगे। थैंक यू।